बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीर अहमद हूँ और आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, ग्रीक की दो शहरी रियासतें बड़ी मशहूर हुआ करती थी। उसमें से एक का नाम था एथेंस और एक का नाम था स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा अपनी अपनी खासियतों की वजह से शोहरत की बुलंदियों पर थे उस ज़माने में, और आज भी उन खासियतों की वजह से वो काफ़ी मशहूर है। एथेंस के अंदर जमहूरियत थी, जबकि स्पार्टा के अंदर फौजी ताकत थी, और इन खासियतों की वजह से उनकी शोहरत का डंका बजता था। एथेंस की जमहूरियत पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमारे सामने एक पूरे अवामी जमहूरियत का एक पूरा नक्शा हमारे सामने आता है। एथेंस की अवामी जमहूरियत की खासियत ये थी कि उसके अंदर मुकम्मल तौर पर जो अवाम होती थी वो पार्टिसिपेट करते थे रियासती मामलात के अंदर, रियासती मुबाहिसों के अंदर, रियासती इख्तियारात के अंदर वो हिस्सा लेते थे और खुलकर अपने राय का इजहार करते थे, तनकीद भी करते थे, अपने हुकूक के लिए आवाज़ भी उठाते थे, उसके लिए सवाल भी करते थे, अपने मुंतखब नुमाइंदों का एहतसाब भी करते थे। उस वजह से उसकी जमहूरियत का जो नक्शा था वो खुलकर अवामी जमहूरियत की शक्ल इख्तियार कर गया था। और उसके अंदर कल्चर ये था कि इज्तिमा का इनेकाद किया जाता था, जिस तरह से आप मौजूदा ज़माने में पार्लियामेंट कह लें, जहाँ पर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आते थे, अवाम खुद जमा होती थी और साथ ही साथ में वहाँ पर अवाम उनसे सवालात करते थे, उनके सामने अपने मसाइल रखते थे, उनके सामने अपने गिले शिकवे रखते थे, और जो कोई भी उसका पॉसिबल या उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं दे पाता था तो उसे अपने मनसब से हटना भी पड़ता था। अब यहाँ पर जब हम इन सारे मामलात को देखते हैं तो हमारे सामने दो तस्वुरात आते हैं, एक शहरी का तस्वुर और एक रियाया का तस्वुर, और इस दोनों में फ़र्क है। शहरी वो होता है जिसके अपने हुकूक होते हैं, जिसके अपने मुतय्यन करदा हुकूक होते हैं, या वक्त के साथ साथ वो बदलते भी रहते हैं। वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाता है, अपने हुकूक की यकीन दहानी के लिए या उसको पूरा करने के लिए नुमाइंदों का इंतखाब करता है। वो नुमाइंदे जाकर उसके हुकूक की खातिर लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं और उसको पूरा करते हैं, और जो कोई भी उसको पूरा नहीं करता तो वही अवाम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, उसके ऊपर सवाल उठाते हैं और अपने हुकूक को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करते हैं, और उस पर कोई किस्म की कोई कदगन और पाबंदी नहीं होती। दूसरी जानिब रियाया का तस्वुर है। अब रियाया जहाँ पर होती है तो वो बादशाह के फरमान के ताबे और फरमान बरदार होते हैं। वो मिनोअन बादशाह की जानिब से जो भी हुक्म मौसूल होता है उसकी ताबेदारी करते हैं, उसको तस्लीम करते हैं, और बादशाह के हुक्म पर कोई भी सवाल नहीं उठाते, बल्कि बादशाह के हुक्म को ही अपने लिए बाइस मुसर्रत समझते हैं। क्योंकि रियाया के तस्वुर के अंदर ये बात शामिल है कि बादशाह जो है वो खुदा की तरफ से नुमाइंदा होता है, इसी वजह से उसका हुक्म खुदा का हुक्म है और उस पर किसी किस्म का सवाल उठाना जायज़ नहीं होता। अब ये जो सारी तमहीद मैंने आप लोगों के सामने रखी है, ये इसलिए रखी है कि हम इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए और बिलखुसूस शहरी और रियाया के तस्वुर को देखते हुए हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। अब पाकिस्तान 1947 को आज़ाद हुआ, पाकिस्तान ने इम्पीरियल पावर से आज़ादी हासिल की, साथ ही साथ में भारत के हिंदुओं से भी पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की। लेकिन आज़ादी से पहले जब हम देखते हैं तो हम एक कॉलोनियल एरा के अंदर या इस्तेमार के दौर के अंदर रह रहे थे, और हमारी हैसियत भी उस वक्त एक रियाया की हैसियत थी। जितनी भी पॉलिसियाँ होती थी वो इम्पीरियल पावर की तरफ से आती थी, जितनी भी पॉलिसियाँ होती थी उसको वज़ा करना इम्पीरियल पावर का काम होता था, और उसके नतीजे में उन्होंने कुछ तालीमी पॉलिसियाँ बनाई, इसके नतीजे में उन्होंने कुछ फ़ौज के मुतालिक से पॉलिसियाँ बनाई, सिक्योरिटी के हवाले से पॉलिसीज़ बनाई, समाज से मुतालिक पॉलिसी बनाई, और जो भी पॉलिसी वो बनाते थे तो हम रियाया की हैसियत से उसको तस्लीम करते थे, और कोई मुज़ाहिमत भी करता था तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब जब इम्पीरियल पावर यानी बरतानिया ये सारी चीज़ें करता था, ये पॉलिसीज़ बनाता था, अहकाम जो है वो सादिर फरमाता था, तो उसके नतीजे में कुछ इदारे भी वजूद में आ गए। जैसे आप कह लें कि तालीमी पॉलिसीज़ के नतीजे में एक तालीम का एक पूरा इदारा खड़ा हुआ, समाज का एक पूरा इदारा खड़ा हुआ, फ़ौज का एक पूरा इदारा खड़ा हुआ, मुल्क के नज़्म ज़ब्त को संभालने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने के लिए फ़ौज का इदारा वजूद में आया। तो वो जो तमाम इदारे उस दौर के अंदर हम देखते हैं तो उसको हम साम्राजी इदारों का नाम दे सकते हैं, उसको हम इम्पीरियल इंस्टीट्यूशंस का नाम दे सकते हैं। ये जो तमाम इदारे वजूद में आए तो इसको हम साम्राजी इदारे कह सकते हैं, चाहे वो फ़ौज का इदारा हो, तालीम का इदारा हो, समाज का इदारा हो, टैक्स या माश का इदारा हो, जितने भी इदारे वजूद में आए तो वो साम्राजी इदारे थे। उनका काम ही यही होता था कि वो साम्राज्य के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए इस मुआशरे के अंदर या इस समाज के अंदर अपना किरदार अदा कर सके। अब
اب ہماری جو بدقسمتی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے آزادی تو حاصل کی اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہوگی، ہمارے ہاں جمہوری ادارے ہوں گے اور اسی کے ذریعے سے ہم اس سماج کو لے کر آگے چلیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جو سامراجی اداروں کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا، جو امپیریل ایرا کے اندر، جو کولونیل ایرا کے اندر وجود میں آئے تھے، وہ جو کہ تو برقرار رہے یہاں پر، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو، چاہے وہ عدلیہ کا ادارہ ہو، چاہے وہ تعلیم کا ادارہ ہو، چاہے وہ معاش کا ادارہ ہو، چاہے وہ ٹیکس کا نظام ہو، یہ جتنے بھی سامراجی ادارے تھے وہ جو کہ تو ان کی پالیسیاں، ان کے پرنسپلز، ان کے کام، ان کے پریکٹسز سارے کے سارے جو کہ تو وہی برقرار رہے اور اس میں ہم نے کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ ادارے جب یہاں پر ان پریکٹس ہیں اور یہاں پر اپنی پریکٹس کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو لوگ ہیں وہ شہری نہیں ہیں، ان کے اپنے حقوق نہیں ہیں، وہ رعایا ہے۔ ہم جو بھی کہیں گے، جو بھی پالیسی ترتیب دیں گے، جو بھی حکم دیں گے، منوان ان کو وہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب اس تمام بحث کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے کو دیکھیے اور اس بات کا اندازہ لگائیے، نظر دوڑائیے کہ اس وقت جو ہمارے ہاں بحثیں ہو رہی ہیں، اس وقت جو ہمارے ہاں کام چل رہے ہیں، اس وقت ہمارے ہاں پالیسیاں ترتیب دے رہی ہیں، چاہے وہ ایوان کے اندر ہو، چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہو، چاہے وہ عدالت کے اندر ہو، چاہے وہ میڈیا کے اندر ہو، جتنی بھی پریکٹسز یا جتنی بھی ڈسکشنز چل رہی ہیں، کیا ان سب کا عوامی مفاد کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے بھی کوئی تعلق موجود ہے یا نہیں ہے؟ یقینی طور پر آپ کو اس کا جواب نہ میں ملے گا، لیکن ضرورت اس وقت اس امر کی ہے کہ جہاں پر بھی کوئی بھی نظام وجود میں آتا ہے تو اس کی کچھ روایات ہوتے ہیں، کچھ ادارے ہوتے ہیں اور آپ نے اسی نظام کے پرنسپلز کے تحت ہی ان اداروں کو وجود میں لانا ہوتا ہے، ان اداروں کو پریکٹس میں لانا ہوتا ہے، تبھی وہاں پر وہ آپ کا پسندیدہ نظام جو آپ چاہتے ہیں تبھی وہ جا کر لاگو ہو سکتا ہے۔ ورنہ اسی طرح سے 70-75 سالوں سے ہم دیکھتے ہیں یہی بحث و مباحثے چلیں گے، یہی طریقہ کار چلتا رہے گا اور اس میں عوامی مفاد کا کسی کو کوئی خیال نہیں آئے گا۔